जुर्म की दुनिया से बाखबर कराती क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुमित गुप्ता। क्राइम रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे साल 2012 की कुछ ऐसी वारदातों के बारे में जिसने हिला दिया पूरे देश को, झकझोर दी आत्मा, शर्म को भी कर दिया शर्मिंदा और गम को कर दिया गमजदा। ऐसी वारदात जिसने लगा दिया रिश्तों पर कलंक। देखिए हमारी इस विशेष पेशकश में। अप्रैल 2012 में बॉलीवुड फिल्मों में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम कर चुकी नेपाली मूल की एक्ट्रेस मीनाक्षी थापा का सिर कटा शव मुंबई पुलिस ने इलाहाबाद से बरामद किया था। पुलिस ने मॉडल और अभिनेत्री मीनाक्षी थापा की सिर कटी लाश एक बंगले के पानी के टैंक से बरामद की थी। आरोप प्रीति और अमित नाम के दो शख्सों पर लगा। इन्होंने नेपाली मूल की 26 वर्षीय अभिनेत्री मीनाक्षी का फिरौती के लिए अपहरण किया था। मुंबई में 26 वर्षीय प्रीति और 36 वर्षीय अमित फिल्म कलाकार बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोनों की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मीनाक्षी से मुलाकात हुई। उन्होंने 12 मार्च को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार मीनाक्षी को एक्टिंग असाइनमेंट का लालच दिया। उसे उत्तर प्रदेश आने के लिए राजी किया। मीनाक्षी का अपहरण कर उसके परिवार से उन्होंने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसका परिवार इतना पैसा नहीं दे सकता तो उन्होंने मीनाक्षी की हत्या कर दी। उसके बाद सिर काटकर इलाहाबाद से गोरखपुर लौटते समय बीच रास्ते में फेंक दिया। मीनाक्षी की हत्या 14 मार्च को ही कर दी गई थी। मीनाक्षी का धड़ आरोपी प्रीति एल्विन सुरीन के घर के पास से टैंक से मिला है। मीनाक्षी थापा की मुंबई से इलाहाबाद लाकर हत्या कर दी गई थी। उनके सिर को प्रीति और दूसरे आरोपी अमित जायसवाल ने इलाहाबाद वाराणसी मार्ग पर चलती बस से फेंक दिया था। दोनों आरोपियों ने फिरौती लेने के लिए मीनाक्षी की हत्या की थी। आरोपियों को लगता था कि एक्ट्रेस संपन्न परिवार से है और उन्हें फिरौती के तौर पर मोटी रकम मिल जाएगी। अमित और प्रीति मीनाक्षी को भोजपुरी फिल्मों में काम दिलाने का लालच देकर इलाहाबाद ले गए थे और फिर उसकी हत्या कर दी थी। मीनाक्षी के शव के कई टुकड़े करने के बाद घर में बने टैंक में ही फेंक दिया गया था। उसकी बोलती थी पूरे शहर में तूती, कांपते थे लोग उसके नाम से, लेकिन आखिर में छीन ली उसकी सांसें, कर दिया छलनी उसका सीना। रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या ने जून के महीने में कर दिया सरकार का खून ठंडा। साल के छठे महीने की शुरुआत ऐसी वारदात से होगी, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। 1 जून को बिहार के आरा शहर में रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया को गोलियों से छलनी कर दिया गया। मौके पर ही उनकी सांस टूट गई। मुखिया पर 350 से ज्यादा दलितों अकालियतों को मौत के घाट उतारने का आरोप था। हत्या के 7वें महीने बाद भी इसकी गुत्थी अब तक अनसुलझी है। 5 लोगों को पुलिस ने जरूर गिरफ्तार किया है, पर अभय पांडे और फौजी नामक संदिग्ध पकड़ से अब भी दूर है। राज्य के डीजीपी अभयानंद इस हत्याकांड को आपसी वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम मान चुके हैं। लेकिन मुखिया के बेटे इंदु भूषण का सीधा आरोप है कि सरकार असली हत्यारों को बचा रही है। इसके बाद असली कातिलों को बेनकाब करने के लिए राज्य सरकार ने इसकी छानबीन सीबीआई से कराने की सिफारिश भी की थी। बाद में केंद्र सरकार ने यह सिफारिश ठुकरा दी और कहा कि जो भी करना है राज्य की पुलिस ही करेगी।
मुखिया की राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके ही आसपास के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। जेल से निकलने के बाद मुखिया राष्ट्रवादी किसान संगठन के बैनर तले किसानों को गोलबंद करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। इससे कुछ लोगों को लगा कि मुखिया का राजनीति के मैदान में प्रत्यक्ष तौर पर उतरना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मुखिया के परिजनों का कहना है कि जदयू के विधायक सुनील पांडे और उनके भाई हुलास पांडे की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। साजिश करने वालों के रूप में पुलिस हुलास पांडे और सुनील पांडे के कुछ करीबियों से पूछताछ कर चुकी है, पर असली हत्यारों का अब तक पता नहीं चल सका है। मुखिया की हत्या के बाद जो कुछ हुआ, उसने नीतीश सरकार के सुशासन के आलाप को घिनौने तरीके से मुंह चिढ़ा दिया। मुखिया के मारे जाने के कुछ घंटों के भीतर ही उनके समर्थक आरा में घूम घूम कर उत्पात मचाते रहे। आगजनी, तोड़फोड़ और उपद्रव होता रहा और पुलिस मूक दर्शक बन देखती रही। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। एक मजदूर को कंपनी से निकालना मैनेजर को पड़ गया भारी। इसकी कीमत चुकानी पड़ी उसे अपनी जिंदगी से। मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद खत्म हुआ उसकी मौत पर। गुड़गांव के मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मानेसर प्लांट में श्रमिकों और मैनेजमेंट के बीच हिंसक झड़प ने ले ली एक की जान। घटना जुलाई की है। इस वारदात में प्लांट के जीएम अवनीश देव को जिंदा जला दिया गया था। आरोप श्रमिकों पर लगा। देव का शव बहुत ज्यादा जली हुई हालत में मिला था। इस वजह से काफी देर तक शव की पहचान भी नहीं हो पाई थी। मारुति सुजुकी के अनुसार अवनीश कुमार देव को भीड़ ने जिंदा जला दिया। अवनीश एक बेहद मृदु स्वभाव के अधिकारी और प्रतिभाशाली पेशेवर थे। उन्होंने मानेसर प्लांट में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर कई दूरगामी कदम भी उठाए थे। इस मामले में 60 मजदूरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 100 मजदूर गिरफ्तार भी किए गए थे। इस प्लांट में 33,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है और यहाँ हर साल 5,50,000 कारें बनती हैं। ये विवाद एक श्रमिक को निलंबित किए जाने से शुरू हुआ था, जो बाद में एक की मौत पर खत्म हुआ। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। साल 2012 की सबसे बड़ी वारदातों में सुर्खियां बटोरी फिल्म एक्ट्रेस लैला खान की हत्या ने। लैला खान राजेश खन्ना के साथ फिल्मों में आने के बाद सबकी नजरों में आई और लग गई उसे किसी की नजर। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने के बाद सुर्खियों में आई बॉलीवुड अभिनेत्री लैला खान के मर्डर ने सनसनी फैला दी। इस अभिनेत्री के शव के टुकड़े जुलाई में मुंबई के नजदीक इगतपुरी में उसके फार्म हाउस से बरामद किए गए थे। लैला लंबे वक्त से गायब थी। पुलिस ने तफ्तीश की तो हत्यारा लैला का सौतेला बाप परवेज ही निकला। परवेज ने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लैला और उसके पूरे परिवार की हत्या कर शवों को दफना दिया था। करीब 1.5 साल से लापता बॉलीवुड अभिनेत्री लैला खान की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया था, लेकिन परवेज पर सबसे अधिक शक था। परवेज ने परिवार के 5 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पाकिस्तानी मूल की लैला ने फिल्म वफा में काम किया था। उसके दुबई में होने की आशंका भी व्यक्त की गई थी। परवेज ने लैला खान के यहाँ
बावर्ची के तौर पर नौकरी की थी। उसने कुछ दिनों बाद लैला की मां सलीमा से शादी कर ली और उनके साथ रहने लगा था। परवेज मुंबई में सिर छुपाने के लिए ठिकाने की तलाश में था। 2010 के दिसंबर में उसने 15 साल बड़ी सेलिना से शादी कर ली। ओशिवारा में सेलिना के पड़ोसियों का कहना है कि वह परवेज का इस्तेमाल छोटे मोटे काम करवाने और परिवार को घुमाने फिराने के लिए किया करती थी। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। उसका गुनाह यह था कि उसने एक सत्ताधारी से मोहब्बत करने का जुर्म किया था। उसने प्यार की खातिर अपना धर्म बदल दिया, अपनी पहचान बदल दी। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच ना सिर्फ हुआ तलाक बल्कि हुई एक मौत भी। उसका नाम था फिजा। उसे मिला तो सिर्फ धोखा। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। नाम अनुराधा बाली, पेशा असिस्टेंट एडवोकेट जनरल। खूबसूरती ऐसी कि अच्छी अच्छी हसीनाएं उसके सामने पानी भरे। नाम चंद्रमोहन, पेशा राजनीति में एक जाना माना नाम। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम। प्यार की खातिर दोनों ने ना सिर्फ बदला अपना धर्म बल्कि बदल ली अपनी पहचान भी। फिजा और चांद की कहानी किसी भारतीय फिल्म सी लगती थी, जिसके पहले हिस्से में दो लोगों के मिलने, धर्म बदलकर शादी करने, बड़े राजनीतिक करियर को दांव पर लगाकर किसी के लिए मरने मिटने की कहानी है। लेकिन इसके दूसरे हिस्से में अलगाव, झूठ, फरेब और लालच का मसाला मिलाया गया है। देखने में कहानी किसी फॉर्मूला फिल्म सी लगती है, लेकिन यह असलियत थी। प्यार का जुनून इस कदर हावी होता है जो किसी भी अच्छे खासे आदमी को फना कर सकता है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चांद मोहम्मद उर्फ चंद्रमोहन कुछ दिनों तक दूसरी पत्नी फिजा उर्फ अनुराधा बाली के साथ रहकर उसे छोड़कर चले गए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वे वापस लौटे तो उन्होंने फिजा से इस तरह जाने के लिए माफी मांगी। वो तरह तरह से प्यार कर फिजा को मनाने की कोशिश कर रहे थे और ये सब तमाशा चल रहा था मीडिया के सामने। हरियाणा के डिप्टी सीएम चंद्रमोहन से शादी करके चर्चा में आई हरियाणा की पूर्व असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अनुराधा बाली मोहाली में अपने घर में मृत पाई गई थी। मोहाली पुलिस के मुताबिक यह सुसाइड का मामला नहीं था। फिजा उस समय सुर्खियों में आई थी जब उसने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भजन लाल के बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन से धर्म परिवर्तन कर शादी कर ली थी। बाद में चंद्रमोहन ने उनसे पल्ला झाड़ लिया था। मोहाली सेक्टर 48 स्थित घर में फिजा की लाश कई दिनों से पड़ी थी। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें वहां सड़ी गली हालत में उनका शव मिला। शव पर कीड़े चल रहे थे। शव पर किसी तरह के जख्म के निशान नहीं थे। ऐसे में माना जा रहा था कि फिजा ने आत्महत्या की थी। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। लव, पॉलिटिक्स और धोखा की ऐसी ही दास्तां सामने आई दिल्ली में। इस दास्तां में भी एक किरदार है सत्ता से जुड़ा। जी हां, इस बार भी हुई एक मौत और इस मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया हरियाणा के गृह राज्य मंत्री को। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। MDLR एयरलाइंस की पूर्व डायरेक्टर गीतिका शर्मा की खुदकुशी के मामले में दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा के खिलाफ केस दर्ज किया। गीतिका ने दिल्ली के अशोक विहार में पंखे से लटककर अपनी जान देने के बाद एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें हरियाणा के इस मंत्री को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार बताया था। गीतिका ने एयरलाइंस की नौकरी छोड़ दी थी, जिसके बाद गोपाल कांडा उस पर
लगातार नौकरी ज्वाइन करने के लिए दबाव डाल रहा था। उस पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा था। इसी दबाव के चलते गीतिका को आत्महत्या जैसा भयानक कदम उठाना पड़ा। गीतिका शर्मा ने इस एयरलाइंस में बतौर एयर होस्टेस नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन गोपाल कांडा ने तमाम नियमों को ताक पर रखकर उसे निदेशक बना दिया था। गोपाल कांडा के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन जब गीतिका ने नौकरी बदलने की बात की तो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इतना परेशान किया गया कि उसे उठाना पड़ा आत्महत्या जैसा कदम। गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार गोपाल कांडा को ही ठहराया। पुलिस ने गोपाल कांडा के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया। क्राइम रिपोर्ट में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुर्म की कुछ और दास्तां से उठाएंगे पर्दा। क्राइम रिपोर्ट में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वो चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन उन पर थी हैवानियत सवार। गुवाहाटी में हुई एक घटना ने कर दिया शर्म को भी शर्मिंदा, कर दिया एक अबला की इज्जत को तार तार। पेश है ये रिपोर्ट। गुवाहाटी में घटी एक घटना के कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कट गई। 9 जुलाई की रात गुवाहाटी के जीएस मार्ग पर एक लड़की के साथ भीड़ ने छेड़छाड़ की। भरी सड़क पर न सिर्फ उसके कपड़े फाड़े गए, बल्कि एक स्थानीय चैनल ने इस घटना को रिकॉर्ड भी किया। इस घटना की पूरी दुनिया ने कड़ी निंदा की। गुवाहाटी में 30 लोगों ने 17 साल की एक लड़की से छेड़छाड़ की और जब इतने से ही उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उसके कपड़े तक फाड़ डाले। इस लड़की को अगवा करने की भी कोशिश की गई। जब इसका वीडियो मीडिया में आया तो पूरे देश में इस घटना की कड़ी निंदा की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम ने भी गुवाहाटी का दौरा किया था। आरोप चैनल के पत्रकार पर भी लगा। अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि 4 अन्य को बरी कर दिया। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। जमीन के एक टुकड़े की खातिर एक भाई ने ले ली दूसरे भाई की जान। नवंबर में सामने आई ऐसी वारदात जिसने कर दिया रिश्तों को शर्मिंदा। चड्ढा ब्रदर्स मर्डर मामले ने बता दिया कि कैसे धन दौलत के आगे हो जाते हैं खून के रिश्ते भी बेमानी। पेश है ये रिपोर्ट। शराब व्यवसायी गुरप्रीत चड्ढा उर्फ पोंटी चड्ढा की 17 नवंबर 2012 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या को दिल्ली के छतरपुर स्थित फार्म हाउस पर अंजाम दिया गया। गोलीबारी हुई तो भाई हरदीप चड्ढा भी मारा गया।
दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई थी। विवाद संपत्ति को लेकर था। फिलहाल दिल्ली पुलिस को पोंटी और हरदीप के हत्यारे की तलाश है। शराब के ठेके के सामने पिता के साथ ठेला लगाने वाला पोंटी न सिर्फ शराब के कारोबार में सक्रिय था, बल्कि फिल्मी दुनिया से लेकर राजनीति तक में उसका दबदबा था। पोंटी बंधु हत्याकांड के मुख्य चश्मदीद रहे सुखदेव सिंह नामधारी को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नामधारी के खिलाफ हत्या का प्रयास और आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज किया गया। घटना वाले दिन पोंटी चड्ढा अपनी कार से नामधारी और उनके पीएसओ सचिन त्यागी के साथ मेहरौली स्थित फार्म हाउस पर कब्जा करने की नियत से गए थे। वहां पहले से ही पोंटी का छोटा भाई हरदीप अपने सहयोगी और सुरक्षा गार्ड के साथ मौजूद था। थोड़ी बातचीत होने के बाद हरदीप ने पोंटी चड्ढा पर गोली चला दी। इसी दौरान सचिन त्यागी ने भी हरदीप पर गोलियां बरसा दी। इस वारदात में दोनों भाइयों की मौत हो गई। चश्मदीद रहे नामधारी की शिकायत पर हत्या का केस दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया। कार्रवाई में कई बातें सामने आई तो करीब आधा दर्जन लोग भी गिरफ्तार किए गए। घटना के बाद से ही नामधारी की भूमिका संदिग्ध मानी जाती रही। सवाल उठ रहा था कि जब हरदीप ने पोंटी की कार पर गोली चलाई तो ये गोली नामधारी को क्यों नहीं लगी। साथ ही नामधारी का यह भी कहना है कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं था, तो सचिन त्यागी ने हरदीप पर गोलियां क्यों चलाई। दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में शराब व्यवसायी पोंटी और उसके भाई हरदीप सिंह की इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री को पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। और आखिर में ऐसी वारदात जिसने लगा दिया साल 2012 पर कलंक, हिला दिया पूरी दुनिया को, सवालिया निशान लगा दिया पुलिस प्रशासन पर। यह वारदात छोड़ गई कई सवाल। देश की राजधानी से आई शर्म को भी शर्मसार कर देने वाली ये वारदात, ऐसी वारदात जिसके खिलाफ अब पूरा देश खड़ा है सीना तान। पेश है ये रिपोर्ट। दक्षिण दिल्ली में 16 दिसंबर की देर शाम कुछ असामाजिक तत्वों ने एक फिजियोथेरेपिस्ट युवती के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे बुरी तरह लहूलुहान कर बर्बरता से सड़क पर फेंक दिया था। युवती को गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां कई दिनों जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद आखिरकार उस लड़की ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पुलिस ने वारदात में काम में ली गई बस को बरामद कर लिया है और बस के ड्राइवर और मुख्य आरोपी राम सिंह सहित 4 लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए लोगों में उसका भाई भी शामिल है। दिल्ली रेप की राजधानी बनता जा रहा है। 16 तारीख को ही इस घटना के अलावा दुष्कर्म की 2 अन्य घटनाएं भी हुई थी। इन घटनाओं ने देश की राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट मुझे एक बात बताए, क्या गवर्नमेंट इस बात की गारंटी लेती है कि इसके बाद कोई रेप नहीं होगा? क्या इस चीज पे पिकोरे कागज पे साइन करके देती है? अगर नहीं देती तो उसको कोई लॉ बनाना पड़ेगा। पीड़ित बरेली निवासी युवती द्वारका के मधु विहार इलाके में रहती थी। वो उत्तरी दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट में इंटर्नशिप कर रही थी। लड़की अपने इंजीनियर दोस्त के साथ एक प्राइवेट बस में जा रही थी। इसी दौरान उसके साथ गैंग रेप किया गया। इसके बाद आरोपियों ने लड़की और उसके दोस्त को महिपालपुर के पास बस से बाहर फेंक दिया। जख्मी हालत में लड़की और उसके दोस्त को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शेख सराय में रहने वाला एक इंजीनियर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात को घर से निकला। इंजीनियर दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर द्वारका छोड़ने जा रहा था। जब ये दोनों मुनिरका के बस स्टॉप पर पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा था। इसी समय सामने से एक टूरिस्ट बस
उन्हें आती दिखाई दी। दोनों ने बस को रोकने के लिए इशारा किया और बस रुक गई। बस में ड्राइवर समेत 5-6 लोग थे। थोड़ी दूर जाने पर ही 3 लड़कों ने युवती के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। युवती के दोस्त ने विरोध किया तो उसकी भी पिटाई की गई। ड्राइवर बस चलाता रहा। युवती के साथी के हाथ पैर भी बांध दिए गए और चलती बस में ही युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। करीब घंटे भर बाद अपराधी युवती और युवक को बेसुध, निर्वस्त्र और लहूलुहान हालत में चलती बस से फेंक कर चले गए। घटना रविवार की शाम 9:15 बजे से 10:15 बजे के बीच वसंत विहार थाने के इलाके में हुई। पुलिस को रात 10:20 पर महिपालपुर में GMR कंपनी के गेट के पास एक युवक और युवती के निर्वस्त्र और घायल पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई। पुलिस को एक होटल के बाहर लगे CCTV कैमरे में सफेद रंग की बस की फुटेज मिल गई, जिससे पुलिस ने बस की पहचान की। उसके आधार पर तफ्तीश करते हुए पुलिस अभियुक्तों तक पहुंच गई। इस वारदात के बाद सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मच गया। जिस बस में लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ, उस बस के चालक राम सिंह सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच लड़की की हालत बिगड़ी तो उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन कई दिनों तक जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते आखिर में वो लड़की जिंदगी से जंग हार गई। सिंगापुर के सुपर स्पेशलिटी माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में शनिवार को उसकी मौत हो गई। गिरफ्तार आरोपी राम सिंह से पुलिस पूछताछ में पता चला है कि राम सिंह ने वारदात के बाद बस को धोया। उसने बस से सबूत मिटाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने पीड़ित युवती को बस से कुचलने की भी कोशिश की थी। इस पूरी वारदात के बाद संसद में कोहराम मच गया। बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जुर्म की कुछ और दास्तां से आपको करवाएंगे रूबरू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।